दोस्तों ये है कनाडा और ये जो आप छोटे से एरिया में डॉट्स देख रहे हैं ये पूरी कनाडा की पॉपुलेशन है जो बस इस एरिया में आबाद है और बाकी बचा 80% कनाडा एकदम खाली और वीरान है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। ये इतना बड़ा है कि इसके आसपास तीन समंदर लगते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का 98% हिस्सा सिर्फ इस एक कनाडा से बस 2% ज्यादा है, यानी पूरा यूरोप कनाडा में इजीली फिट आ सकता है। दोस्तों कनाडा के नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन लगता है, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन मौजूद है और पैसिफिक ओशियन इसकी वेस्ट की पट्टी पर मौजूद है। और साउथ की बात की जाए तो यहाँ कनाडा और अमेरिका का वो बॉर्डर मौजूद है जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर माना जाता है। इसीलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन यानी 2,40,000 की कोस्ट लाइन रखने वाला मुल्क है। जीडीपी की बात की जाए तो ये दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर है। न सिर्फ ये बल्कि ब्रिटिश रूल से आजादी के बाद अब तक कनाडा स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बेहतरीन कंट्री बन चुका है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम दुनिया का 4th बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और इसीलिए यहाँ लोग कंटिन्यूअसली बड़ी तादाद में मूव कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद अभी तक कनाडा की पॉपुलेशन 39.9 मिलियन यानी 3,90,00,000 है। यानी ये पॉपुलेशन कनाडा से छोटे कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया से भी काफी कम है। मगर अब भी सवाल वही है कि इतना स्ट्रॉन्ग और वेल डेवलप्ड कंट्री खाली क्यों पड़ा हुआ है। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जून 1867 ये वो दिन था जब कनाडा को ब्रिटिशर से मुकम्मल आजादी मिल चुकी थी। कनाडा ग्लोबल पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहा है। मगर बात की जाए लैंड मास की तो इसकी जगह रशिया के इस ह्यूज स्पेस के बाद 9.9 स्क्वायर किलोमीटर लेकर दूसरे नंबर पर है। यानी कनाडा के पास दुनिया की 6.1% जमीन मौजूद है। दोस्तों 39.9 मिलियन की आबादी में भी वहां के लोगों से ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं। इस पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मैप को देखा जाए तो इसमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि कनाडा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी और कहां है। इन ग्राफ्स को देखकर दुनिया का हर शख्स हैरान रह जाता है। दोस्तों कनाडा की इस कम आबादी की पहली वजह है कनाडा का खून जमा देने वाला वेदर। जी हाँ, कनाडा के नॉर्दर्न एरियाज ऐसे एरियाज हैं जहां टेम्परेचर -5 से लेकर -20 तक पूरे साल रहता है। यानी कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां महीनों तक सूरज भी नजर नहीं आता। मान लें अगर यहां कनाडा की गवर्नमेंट डेवलपमेंट शुरू कर भी दे तो वहां की आधी इकोनॉमी इन एरियाज को हैबिटेट बनाने में ही कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई लेबर इतनी ठंड में काम भी नहीं कर सकता। मगर सिर्फ ठंड ही एक वजह नहीं है। अगर मैप में देखा जाए तो रशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग ऐसे ही जमा देने वाली सर्दी में जिंदगी गुजारने के आदी हैं और वहाँ डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो मॉस्को हो या फिर सेंट पीटर्सबर्ग। फिर लोग कनाडा के इन एरियाज में आबाद क्यों नहीं हो रहे? दोस्तों उसकी दूसरी वजह है कैनेडियन शील्ड। ये वो पथरीला इलाका है जो 50% कनाडा पर फैला हुआ है और जाहिर सी बात है पत्थर पर कोई फसल उगाना नामुमकिन है। और बात की जाए डेवलपमेंट की तो पथरीले इलाके पर डेवलपमेंट करने में कनाडा को डबल खर्चा करना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जब कोई डैम बनाया जाता है तो वहाँ मौजूद पहाड़ी पत्थरों को सबसे पहले तोड़ा जाता है और अगर वो नहीं टूटते तो उनको बॉम्ब से भी उड़ाया जाता है ताकि वहां पर डैम की डेवलपमेंट की जा सके। और इसी के अंदर ही मुल्कों का काफी खर्चा लग जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि कनाडा को हार्श वेदर का भी ख्याल रखना है, तो यहाँ डेवलपमेंट करना तकरीबन नामुमकिन है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसके बाद भी कनाडा यहाँ के नेचर को नहीं बदल सकता। तो अब जो इलाका रह जाता है वो है कनाडा का साउदर्न एरिया, जहाँ कनाडा की 95% आबादी रहती है। दोस्तों कनाडा के सबसे पहले एमिग्रेंट्स थे यूरोपियंस, जिन्होंने कनाडा को कॉलोनाइज करना शुरू किया था। अब क्योंकि ये साउथ का एरिया यूरोप से ज्यादा करीब था तो उन्होंने भी इन इलाकों का इंतखाब किया और यहाँ अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू की। यहाँ से यूरोप तक आना जाना और ट्रेड करना भी काफी आसान था, जिसकी वजह से इन एरिया से लोकल्स खत्म होते चले गए। और आज भी अगर आप देखें तो कनाडा का क्यूबेक वो प्रोविंस है जहां फ्रेंच बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कॉलोनाइजेशन के सिर्फ 500 सालों में ही इन यूरोपियंस ने ओंटारियो और क्यूबेक की पूरी शक्ल ही बदल डाली। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये पूरा साउथ का बॉर्डर अमेरिका, जो कि दुनिया का सुपर पावर कंट्री है, उससे मिलता है, जिससे कनाडा की रिसोर्सेज तक एक्सेस आसान हो जाती है। इसका जीता जागता सबूत है एम्बेसडर ब्रिज, जिसको 1929 में बनाया गया था, जो अमेरिका के डेट्रॉइट को कनाडा के विंडसर से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोग इंटर कंट्री जॉब कर पाते हैं। दोस्तों इस बॉर्डर के आसपास रहने वाले अमेरिकन भी इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी से अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। यानी उनका बिजनेस अमेरिका में चलता है मगर वो रहते कनाडा में है ताकि उनका खर्चा कम से कम आए। इस मैप को अगर और साउथ में गौर से देखा जाए तो यहाँ ओंटारियो लेक और मिशिगन लेक जैसी बहुत सी लेक्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ फसल और अनाज उगाना भी बहुत आसान है। और यही वजह है कि कनाडा की गवर्नमेंट
इन्हीं इलाकों पर ज्यादा ध्यान देती है और इन इलाकों को आबाद करने के लिए कनाडा की गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रखे हैं। उनका ये गोल है कि उनको 5 लाख इमिग्रेंट्स 2026 तक कनाडा के इन इलाकों में आबाद करने हैं। दोस्तों, साउथ की इस पट्टी की तरफ रहने में कैनेडियंस को एक और फायदा भी मिलता है। ब्रीज सर्कुलेशन की वजह से भले पूरा कनाडा बर्फ हो चुका हो, लेकिन इसका साउदर्न एरिया हमेशा बैलेंस्ड रहता है और इसी सेम रीजन की वजह से कनाडा के ये रीजन्स और ज्यादा हैबिटेबल हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।